अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से लेक्चर शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम बिल्डिंगों के ऊपर ये जो त्रिशूल वगैरह लगाते हैं ना, एक्चुअली इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस कॉन्टैक्ट कंसर्ट की वजह से त्रिशूल या कोई खंडा अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग लगवा लेते हैं। ठीक है, वैसे ये इसकी जितनी ज़्यादा साइड्स हो उतना अच्छा। त्रिशूल भी ठीक है, खंडा भी ठीक है, उनकी सबकी शार्प एजेस होती हैं। अब आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एज इफेक्ट की वजह से ना शार्प एजेस पर चार्ज ज़्यादा होता है। तो इसी तरह त्रिशूल की जो शार्प एजेस होंगी उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, वो फिर आसमानी बिजली जो है, लाइटनिंग है ना, वो त्रिशूल की तरफ अट्रैक्ट होगी। सो याद रखना, कहीं अपने घर के ऊपर त्रिशूल लगाकर ये ना हो आप उसको अर्थ ना करें, है ना, ये ना हो कि आप अर्थ ना करें। अगर आपने त्रिशूल तो लगा लिया छत पर या रूफ पर लगा लिया, तो अर्थ नहीं किया, तो उसका पता नुकसान क्या होगा। आसमानी बिजली नहीं भी गिर रही तब भी गिरेगी लेटर और सूनर, और उसकी जो सारी एनर्जी है वो आपके घर की जो रूफ है उसको क्रैक कर देगी बुरी तरह, बिल्डिंग में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से अगर अर्थ है तो त्रिशूल लगाना है, नहीं तो त्रिशूल नहीं लगाना। वैसे भी 1 2 3 मंजिली बिल्डिंगों पर यहाँ तक बिजली बहुत कम पहुँचती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, राइट। सो इसलिए यहाँ बिल्डिंगों पर त्रिशूल नहीं लगे होते। जो बहुत ऊंची बिल्डिंग है उनको अर्थ किया होता है, राइट। सो एक बात तो ये याद रखना। अब दूसरे कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में। पहला एक क्वेश्चन है कि किसी आदमी की तरफ ये बिजली अट्रैक्ट होती है। पहला पॉइंट है ना, एक आदमी की तरफ टुवर्ड्स मैन, ये किसी आदमी की तरफ बिजली अट्रैक्ट हो सकती है ना। दूसरा पॉइंट है ब्लैक कलर, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात है कि किसी आदमी की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। तो बेटा एक बात क्लियर कर दूं कि आदमी का जितना शरीर है, उसका जो बॉडी है वो इतनी छोटी है, दैट इज सो स्मॉल, कि ये इतना बड़ा पोटेंशियल नेगेटिव अपने पर ले ही नहीं सकती। इवन एक हाथी जैसा शरीर भी ये नहीं कर सकता। हाथी की बॉडी पर भी इतना नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ट्रीज पर ही आना पॉसिबल है। सो इसलिए कभी भी किसी आदमी को टारगेट करके बिजली नहीं गिरेगी। आप कहेंगे जी मुझे किसी ने एग्जांपल बताई थी, वो बिल्डिंग पर खड़ा था, उसे बिजली ने अटैक किया। सो बेटा ये ऐसे होता है कि बिल्डिंग की जो कॉर्नर होती है ना, जो आप मान लीजिए अपनी रूफ पर है और आपकी बिल्डिंग ऐसी है जो 10-20 मंजिल ऊंची है, फ्लैट में रहते हैं आप, ऊपर बिल्डिंग के रूफ पर चले गए और आप एक एज पर खड़े हैं, कॉर्नर पर। अब मेरी बात ध्यान से कैच करना, अगर आप बिल्डिंग के किसी कॉर्नर पर खड़े हैं, ध्यान से देखना, और जो लाइटनिंग है उसने कॉर्नर से एंटर करना है, आप बाई चांस रास्ते में आ गए, अब वो आपके थ्रू जाएगी। अगर आपके थ्रू जाएगी तो आपका नुकसान होगा ही होगा, इसमें 2 राय है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो। सो इस वजह से जब भी कभी ऊपर क्लाउड्स हो और चांस हो कि बारिश हो या लाइटनिंग होगी, आप अपनी छत पर चढ़े नो डाउट, लेकिन एजेस पर, शार्प एजेस पर, कॉर्नर्स पर कभी भी खड़े मत हो, स्पेशली जब आपकी बिल्डिंग काफी ऊंची है, यानी कि उसकी एलिवेशन काफी है। ठीक है जी। सो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा कि आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। आदमी बाई चांस रास्ते में आ जाए तो एक अलग बात है। दूसरी बात है ब्लैक कलर। देखिए बेटा, ब्लैक कलर की तरफ अगर लाइटनिंग अट्रैक्ट होती तो जितने भी नीग्रोज हैं या भैंसे हैं, उनका बरसात के मौसम में बाहर निकलना मना होता, राइट। मेरी बात अच्छी तरह गौर करना। ऐसी ब्लैक कलर की तरफ ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसी बातें चलती हैं। ये क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए भी एक जगह 8-10 जने बैठे हैं, यानी कि कोई आप और आपके 8-10 फ्रेंड्स बैठे हैं, किसी एक ने ब्लैक कलर की ड्रेस डाली हुई है, बाई चांस उसके पास कहीं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाए, बिजली गिर जाए, तो ये एक बात श्योर होगी कि वो जो ब्लैक कलर के क्लोथ्स वाला बंदा है उसकी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लैक कलर इज बेस्ट अब्सॉर्बर, राइट, और सबसे ज्यादा बर्निंग उसकी बॉडी पर होगी। आर यू गेटिंग? सो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी लाइटनिंग गिरेगी उसका कारण ब्लैक कलर नहीं होगा। हाँ, अगर वहां कोई ब्लैक चीज है तो उसका थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा। सो दिस इज द पॉइंट। ये ब्लैक कलर। इसके बाद और भी कई चीजें हमारे इंडिया में कई मिथ्स हैं। वो मामा भांजा इकट्ठे नहीं जाने चाहिए, वो कोई कृष्ण जी के टाइम की कोई स्टोरी एसोसिएटेड है उसके साथ, है तो मिथ। फिर भी आप अपनी नानी दादी से पूछ सकते हो, मुझसे नहीं पूछो वो क्या रीजन है। और उसके बाद वो मिरर है, वो मिरर की भी कोई स्टोरी है इसी तरह। अदरवाइज किसी मिरर की तरफ, किसी मामे भांजे की तरफ
लाइटनिंग अट्रैक्टर नहीं होती है ना। इसको अट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ ऑपोजिट चार्ज चाहिए, और वो भी बहुत बड़ा, जैसे कि ये है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि लाइटनिंग क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, स्ट्रॉन्ग कितनी होती है इंसान के धरती पर इतनी। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कॉमन आता है कि इफ लाइटनिंग इज हैविंग सच ए ह्यूज एनर्जी, इफ लाइटनिंग इज हैविंग सच ए ह्यूज एनर्जी, स्टिल इट इज नॉट अपीयर टू, स्टिल इट डज नॉट अपीयर एनी डेंजरस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसका रीजन आप लिखेंगे अर्थिंग, ठीक है ना। आप यही लिखेंगे कि लाइटनिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा है, लेकिन जब वो जमीन तक पहुंचती है या अर्थ को अप्रोच करती है तो रास्ते में ही उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है, राइट। वो जो ऐसे 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 लाइनें निकलती है ना, ये सब लॉस हो रही है बिजली, ठीक है जी। जब अर्थिंग की वजह से वो लॉस होती जाती है तो नीचे तक ऑलमोस्ट नील हो जाती है, ठीक है। इसलिए अर्थ पर खड़े किसी भी बंदे को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर पाती, ठीक है जी। सो ये दूसरी चीज है, ठीक है जी। अब इसका ब्लैक कलर से कोई कंसर्न नहीं है और किसी आदमी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें एक नई चीज आती है, वो है लेजर। ये आपका ना बोर्ड से कंसर्न एरिया है, कंपटीशन में ऐसी चीजें नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं। लेजर क्या चीज है ना। अच्छा लेजर, सॉरी मैं एक क्वेश्चन भूल गया। लेजर से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि रिसेंट कंपटीशन में भी आया, बोर्ड में भी आया। वो क्वेश्चन देख लीजिए जरा, वो क्या चीज है। उसने कहा, he said a man, hen and cow, एक आदमी, एक मुर्गा, एक गाय, आर स्टैंडिंग अंडर a tree while lightning takes place on tree, which one is in maximum danger and why? बात समझे आप। वो कहता है कि मान लीजिए किसी गांव की कोई सीन है, कोई पोजीशन है, एक आदमी, एक गाय और एक मुर्गा या मुर्गी, वो तीनों बारिश शुरू हो गई, वो भागकर एक ट्री के नीचे चले गए, एक पेड़ के नीचे चले गए। बाई चांस वो पेड़ काफी बड़ा था, उस पर बिजली गिरी। जैसे ये एक पेड़ है, इस पर बिजली गिरी, राइट। वो जो आसमानी बिजली इस पर गिरी, राइट, वो जो बिजली है उसका जो करंट है वो इसके ट्रंक से ऐसे करंट की फॉर्म में अर्थ होगा, क्योंकि ट्री की जो वो नीचे उसकी जो रूट्स होती हैं वो सब अर्थिंग का काम करती हैं। ओके, ये नेचुरल अर्थिंग है, राइट। अब ट्री में से बहुत सा हैवी करंट जो है वो अर्थ हो रहा है। अब वो ट्री के नीचे यहाँ कोई आदमी खड़ा है या कोई काऊ खड़ी है या एक हैन है ना, वो कहता तीनों में से तीनों पेड़ को टच कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है, कोई आइडिया लग सकता है? तो अंदाजा ये है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान काऊ का होगा। वैसे आपने आदमी सोचा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा पापी है उसी को मरना चाहिए, है ना। अब कोरोना भी वही काम कर रहा है एनीहाउ, ये देखिए इसमें जो है ना, आप इसका ये नहीं है कि इसका नुकसान हो रहा, तो उसका रीजन भी है ना बेटा। एक देखो, अगर आप किसी मुर्गे के पाँव के निशान देखो ना किसी वेट सरफेस पर, या उसके पैर वेट हो फिर वो ड्राई सरफेस पर चले, तो छोटे छोटे 2-3 पॉइंट होते हैं, यानी कि उसका अर्थ कनेक्शन बहुत कम होता है। बर्ड है ना एक तरह से, तो वो उसका अर्थ कनेक्शन बहुत थोड़ा होता है। आप अपने देख लें, अगर आप बेयर फुटेड यानी कि शूज उतार कर फर्श पर चले तो आपके पैर का निशान भी बहुत बड़ा नहीं है। अब थोड़ा सा आपकी एड़ी टच करेगी या आगे आपकी फिंगर्स टच करेंगी, सेंटर में से गैप होगा। हाँ, अगर कोई फ्लैट फुटेड है तो अलग बात है। अच्छा, तीसरी बात है कि काऊ के इतने इतने बड़े 4 पैर होते हैं। नंबर 3 जो बात है, अगली बात है, उसका भार काफी ज्यादा है। काऊ का वेट 300-400 kg होता है। सो उसके 4 पाँव की वजह से उसका कनेक्शन भी ग्राउंड से बहुत अच्छा है। और नंबर 2, एक कनेक्शन अच्छा है, नंबर 2
वो जो काऊ है उसका पैर 4 है ना, आदमी के भी 2, मुर्गे के भी 2, काऊ के 4। सो उस सबसे ज्यादा अर्थ जो है वो काऊ को मिलती है, राइट। सो अर्थिंग सबसे ज्यादा काऊ की होने की वजह से करंट, देखो बेटा करंट तो इजी पार्ट ढूंढता है, अगर उसको काऊ में से के थ्रू अर्थिंग ज्यादा मिल रही है तो काऊ के थ्रू ज्यादा फ्लो करेगा। अब करंट जिसके थ्रू ज्यादा फ्लो करेगा, जो अपने घरों में करंट है, जो आसमानी बिजली में करंट होता है वो सेम ही होता है, राइट। अब वो करंट जिसके थ्रू ज्यादा फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली उसका नुकसान ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। काऊ, hen एंड मैन स्टैंडिंग अंडर ट्री बाय लाइटनिंग व्हिच वाज इन मैक्सिमम डेंजर। काऊ इज इन मैक्सिमम डेंजर बिकॉज उसके 4 पैर हैं और उसका अर्थ कनेक्शन बहुत अच्छा है, इस वजह से उसके थ्रू करंट सबसे ज्यादा अर्थ होगा। अब मैं आ जाता हूं लेजर पर। लेजर ये छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, इसको इसकी ये एब्रीविएशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेशन, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन। एस वर्ड यूज करते हैं, स्टिमुलेशन। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है जी। लेजर में जो अब हम लेते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि एस वर्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। देखिए जरा बड़े ध्यान से, इसमें सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जो इसमें ध्यान देनी पड़ेंगी हमें। नंबर 1 तो ये है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ये क्या है, emission ऑफ रेडिएशन ये क्या चीज है, और स्टिमुलेटेड क्या चीज है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या है, जैसे आजकल यहाँ अमृतसर में जो लाइट सूरज से आ रही है, मान लीजिए ये एक लाइट की रे है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। एक लाइट की वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ए है। इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट कभी 1 होता है ना, के ए स्क्वायर हम लेते हैं, के नॉर्मली 1 हो जाता है, इसलिए I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई और वैल्यू होगी तो जो लाइट पड़ेगा अब देखा जाएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। आज जैसे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अमृतसर में, अराउंड 40 डिग्री, राइट। सो एक रे ऑफ लाइट अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पैदा कर रही है ना, अगर हम किसी तरह से 2 रेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, जैसे कि ये देखिए एक रे इसके ऊपर और आ जाए, जिससे क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा 2a। अब इसकी जो नई इंटेंसिटी है वो है 2a स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर 40 डिग्री है, ये हो गया जी 4 × 40 यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एक रे ऑफ लाइट को पकड़े और उसके ऊपर एक और रे ओवरलैप कर दें तो उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल होने से उसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का मीनिंग ये है कि अगर आई इंटेंसिटी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पैदा कर रही है तो 4i जो इंटेंसिटी है वो आपकी 160 डिग्री सेल्सियस इंटेंसिटी पैदा कर पाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये है बेसिक, ठीक है जी। अब ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब लाइट एम्प्लीफिकेशन में दूसरा पॉइंट है एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन क्यों? देखिए अगर एक मान लीजिए कि कोई करंट है, हम सोचे कि करंट से लेजर बनानी है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। वो क्यों? क्योंकि करंट अर्थ हो जाता है, करंट अर्थ हो जाता है। जैसे एमिशन ऑफ रेडिएशन ये क्या चीज है? अब सूरज से आने वाली कोई भी चीज अर्थ नहीं होती, जैसे चाहे वो विजिबल लाइट हो, इंफ्रारेड हो, है ना, वो धरती पर गिरती है और गिरते ही वो हीट पैदा करनी शुरू कर देती है, क्योंकि वो अर्थ नहीं होती, अर्थ की अपनी प्रॉपर्टी नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। सो इसलिए हम जो भी लेजर बनाने के यूज करते हैं वो रेडिएशन करते हैं, यानी कि करंट से लेजर नहीं बनेगी, सूरज से आने वाली किसी भी लाइट से लेजर बन सकती है। चलिए आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच।